नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। आज हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी साहब मौजूद हैं। उनसे हम खास बातचीत करते हैं। खास तौर से कोरोना चल रहा है इस वक्त देश भर में, उसको लेकर सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है, उसी पर खास बातचीत करते हैं रमेश बिधूड़ी साहब से। बिधूड़ी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में। बिधूड़ी साहब, लॉकडाउन चल रहा है देश भर में, लेकिन बावजूद इसके कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, दिन ब दिन कम नहीं हो रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती लगती है सरकार के सामने? देखो, सरकार के लिए भी और देशवासियों के लिए, सबके लिए चुनौती है ये, और विश्व की महामारी है, कोई भारत के लिए स्पेशल नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि समय रहते लॉकडाउन हो गया, वरना अमेरिका की जैसी हमारी स्थिति होती। और समय रहते होने के बाद हम उसको धीरे धीरे काबू में करने में कामयाब रहे। हमने अपनी तैयारियां कर ली हैं, वरना अगर हम पहले ही लॉकडाउन ना करते तो दिल्ली जैसे शहर की, बम्बई जैसी हालत हो जाती। कोई तैयारी ही नहीं थी किसी भी प्रकार की। मुख्यमंत्री ने खुद माना है कोई तैयारी नहीं थी, जबकि फरवरी से ये बीमारी फैलनी शुरू हो गई थी जी। तो इसीलिए चुनौती है और चुनौती से मिलकर भारत के लोग लड़ेंगे जी। जी, जाहिर सी बात है, लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं बिधूड़ी साहब। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि वक्त रहते लॉकडाउन उठाया। और शायद यही वजह है कि जितनी तेज़ी में इसका ग्राफ बढ़ता उतनी तेज़ी में नहीं बढ़ पाया। लेकिन तैयारियों की आप बात कर रहे हैं कि हमने वक्त रहते तैयारियाँ कर ली, और कौन कौन सी तैयारियाँ सरकार की तरफ से की गई, कौन कौन से कदम उठाए गए इससे निपटने के? देखो, तैयारी करने के लिए पहले तो जो गरीब तबका है, लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो डेली वेजेज के टाइम के लोग, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग थे, उसके लिए सरकार ने जो पैकेज जारी किए हैं उसमें राजनीति को कुछ भी करता रहे, लेकिन 30 लाख जनधन के जो खाताधारी हैं दिल्ली के अंदर, 30 लाख लोगों के खाते में 500 रुपये महीने के पैसे पहुँच जाएँ तो उनको सबको पैसे इसी प्रकार से 1,56,000 वो विधवा, दिव्यांग और जो बुज़ुर्ग महिला थी उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट उनको दिया गया डीबीटी के माध्यम से। जो बार बार लोग कह रहे हैं कि उनके सीधे खाते में, राहुल जी ने भी बोला सीधे पैसा जाना चाहिए था, अरे सीधा ही तो पैसा जा रहा है। दिल्ली के अंदर लगभग 77,000 ऐसे लोग हैं जो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर यूज़ करते हैं। परिवार 77,000 परिवार, हर महीने 3 महीने के लिए उनको सिलेंडर फ्री व्यवस्था कर दी गई कि उनको चिंता ना हो इस प्रकार की। लगभग 12,000 के करीब ऐसे किसान हैं जिनके खातों में वो पैसा सम्मान निधि के रूप में 2,000 रुपये जो पहुंचाना होता है दिल्ली के अंदर, उनके खातों में लगभग 10 लाख रुपए उनके खातों में पहुंचा दिए सरकार के अंदर। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं, और जो कोरोना वायरस के कोविड सेंटर बनाए गए थे वो भारत में ही नहीं दिल्ली में भी उसकी व्यवस्था की, पर दिल्ली में जितनी जैसे होनी चाहिए थी। हमने केजरीवाल साहब से निवेदन किया था कि आप जो दिल्ली सरकार के स्टेडियम हैं, हमारी उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी सांसदों के साथ, हमने कहा था आप कहीं स्टेडियमों के अंदर व्यवस्था शुरू कर दें। तो अमित जैसा जो कांस्टेबल मारा गया, जो कोरोना वॉरियर्स थे, उनको भी कहीं अनसिक्योरिटी फील हुई, उसके कारण दिल्ली में थोड़ी लापरवाही जरूर हुई थी। अगर उन्हीं दौरान जैसी स्टार्टिंग हुई थी तो ऐसे बेडों की व्यवस्था कर दी जाती तो सबको भर्ती कर लिया जाता। तो दिल्ली के अंदर जो आज डे बाय डे ये संख्या बढ़ रही है, उसके पीछे कारण है कि दिल्ली की जो तैयारी थी वो उस हिसाब से हो नहीं पाई, हिसाब से होनी चाहिए थी, वहाँ थोड़ी लापरवाही हुई है। बिधूड़ी साहब, यानी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार पूरी जो जिम्मेदारी थी कर नहीं पाई है, लापरवाही की गई है। पहले भी आपने कहा था कि अस्पतालों में बेड की कमी है, मरीजों को वो इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो कमी कहीं ना कहीं। देखो, 12 हॉस्पिटल आपने सेंटर के कहने पर आइडेंटिफाइड की, 12 में 2 तो अभी बढ़ाई हैं 3 दिन पहले तो 4 ही हॉस्पिटल थी। अब अपोलो हॉस्पिटल में गरीब आदमी, मैक्स हॉस्पिटल में, या करोल बाग में, राजेंद्र नगर में जो हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल, बड़ी हॉस्पिटलों में 5 लाख रुपए देके कौन गरीब आदमी एडमिट हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा जी। तो आपके LNJP हॉस्पिटल, आपकी जो सरकारी 2-3 हॉस्पिटल थी वो भी लचरा गई जी। आप किसी का टेस्ट कर रहे हैं, 20 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ रही थी जी। तो केजरीवाल साहब की वजह से अगर दिल्ली में 50 बेड से बड़ी जो भी अस्पताल थी, 100 बेड की भी कोई अस्पताल थी, उन सब अस्पतालों में कोविड सेंटर बना देने चाहिए थे सरकार को जी। और उनमें बना देने के बाद जैसे ही पेशेंट आते तो पेशेंट आने के बाद उनको तुरंत एडमिट हो जाता। कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ लोग चेक नहीं करवाना चाह रहे थे, जांच, उनके पीछे कारण क्या था? दिल्ली में जांच ना करवाने का कारण था कि LNJP हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल थी, पेशेंट को ले गए, डाल दिया, उनको केवल वो कह रहे हमें खाना दिया जा रहा है, वो भी टाइम पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस व्यवस्था को देखते हुए लोग घबरा गए, तो सोचने लगे मैं अपने घरों में ही क्वारंटाइन कर लूँ अपने आप को जी। तो इसीलिए इसके कारण भी दिल्ली में पैनिक फैला, और जो ये संख्या बढ़ रही है रोजाना, वो उसी के कारण बढ़ रही है। केजरीवाल साहब नहीं कर पाए थे। दूसरा, हमने केजरीवाल साहब को सुझाव दिया था कि राशन की जो दुकानें हैं ये 5 दिन पहले महीने में खोलते हैं राशन वाले, आप इनको 24 घंटे 12 घंटे पूरे दिन में पूरे महीने खोलने के लिए आदेश कर दो राशन की दुकानों, तो लोगों को अनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, अनाज मिलेगा नहीं मिलेगा।
अब केंद्र सरकार ने 36,000 मेट्रिक टन अनाज दिया था, 1751 टन दालें दी थी केजरीवाल साहब को, लेकिन 1% भी नहीं बांट पाई वो केजरीवाल साहब इस बात को लेकर। तो राशन की दुकानों पर, एक ही दुकान पर जैसी दुकान खुलती थी 500-700 आदमी इकट्ठे हो गए। वो इकट्ठे होते थे, वहाँ से एक भी कोरोना अगर किसी प्रकार से वायरस का कोई पेशेंट आ गया, वो और परोस के चला गया 50 लोगों को। तो केजरीवाल जी की लापरवाही के कारण से दिल्ली में ज़्यादा बढ़ी हैं केजरीवाल के शासन के, और ये प्रत्यक्ष हैं, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष। और ये सुझाव दिए थे ये केजरीवाल को, राशन की दुकान ठेके खोलने तो उनको याद आ गई, लेकिन राशन की दुकान खोलने का सुझाव अर्लियर मैंने ये फेसबुक पे भी लाइव में कहा, मैंने चिट्ठियां केजरीवाल साहब को लिखी। ये सावधानी अगर पहले ही बरत ली जाती, जैसे लॉकडाउन तुरंत किया था 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी, आप देखिए ना, 58 दिनों के अंदर केजरीवाल या केजरीवाल का कोई मिनिस्टर किसी हॉस्पिटल में, किसी राशन की दुकान पे कहीं कोई इंस्पेक्शन करने नहीं पहुंचा, सब अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया, एसडीएम, डीएम। अब अधिकारी भी वो सोचते हैं, जब जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, जो जनता से चुनने के बाद और सत्ता पर काबिज हैं, वो तो घरों से निकल रहे, वो तो मरने से डर रहे हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं लचरपना शो किया होगा। उनके ऊपर भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक बैठा होता, हमें कोई चेक करने वाला है, तो और तेजी होती, तो दिल्ली की संख्या 1000 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाती जी। विदुड़ी साहब, आपने अभी राशन की बात की कि राशन नहीं पहुंच पाया, जबकि केंद्र की तरफ से कहा गया था, पहले से इंतज़ाम किया गया था, तो केजरीवाल सरकार की तरफ से बांटा नहीं गया, राशन तो पहुंचा नहीं, लेकिन जो ठेके खोल दिए, जो शराब की दुकानें खोल दी, क्या वो राशन से ज़्यादा ज़रूरी थी कि वो पहले खोल दी और उसकी वजह से इतनी भीड़, उससे भी काफ़ी आंकड़ा बढ़ा? देखो मजे की बात, केजरीवाल साहब कह रहा है मेरे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। दिल्ली सरकार का फंड होता था जब शीला जी थी, 29,000 करोड़ के करीब था। जैसे जीएसटी लागू हुआ देश के अंदर, जीएसटी के कारण दिल्ली सरकार का बजट हो गया 65,000 करोड़, डबल हो गया एकदम। 65,000 करोड़ के अंदर आप लोग एडवर्टाइजमेंट जो टीवियों में देकर अपने आप को 1 घंटे का इंटरव्यू देने के लिए हर नेशनल चैनल को करोड़ों रुपए दे रहे हो आप ऐड के नाम से। आपने पूरी दिल्ली के बस स्टॉप छाप दिए एडवर्टाइजमेंट्स के नाम से। आप करोड़ों रुपए अपनी ऐड में तो बर्बाद कर रहे हो। कोरोना वायरस का जो भी सिंबल था वो नहीं लगाया, अपनी फ़ोटो लगा दी, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज यूज़ करें, छींकें ना, अपनी फ़ोटो लगा के। कोरोना वायरस क्या ये नहीं दिखाया, अपना प्रचार प्रसार में केजरीवाल साहब आप करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। यही पैसा आप ठेके ना खोलकर आपने ठेके खोल दिए, और एक ठेके पर एक ही दिन में हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने परोस दिया 5,000 लोगों को। तो अभी तो अगर जांच की जाए तो दिल्ली में संख्या 50,000 पहुंच जाएगी, अकेले दिल्ली में जी। सही कहा आपने, लेकिन केजरीवाल सीधे तौर पर ये भी कह रहे हैं कि सीधा ये आरोप है उनका कि केंद्र ने इतने बड़े पैकेज का ऐलान तो कर दिया, दिल्ली को तो उसमें से 1 रुपया नहीं मिला, ये सीधा आरोप उनका। ये 77,000 जो उज्ज्वला योजना की बहनों को पैसा मिले, ये दिल्ली में नहीं रहती क्या? केजरीवाल चाहता है कि मेरे हाथ में मुझे पैसा दिया जाता और मैं अपने दलालों के माध्यम से, जो उसने कुछ या एनजीओ बना रखी हो या उन्होंने कुछ अपनी संस्थाएं बना रखी हो अपने रिश्तेदारों की, उनके माध्यम से वो चाहते थे बंटवाने के लिए। अगर किसानों के खाते में पैसा गया है, जनधन योजना में 30 लाख परिवारों में पैसा गया है, 30 लाख लोगों के खाते में गया है, ये दिल्ली वालों के खाते में नहीं गया क्या? तो केजरीवाल साहब, आपके पास दिल्ली का अपना बजट था ना जी, पैकेज में गेहूं अगर दिया है, 36,000 मीट्रिक टन अनाज दिया है, तो वो दिल्ली को दिया है केजरीवाल साहब को, एक व्यक्ति को 5 किलो। केजरीवाल साहब ने उसका प्रचार ये करने की कोशिश की कि जैसे परिवार को 5 किलो, वो परिवार को 5 किलो नहीं है, एक परिवार में 5 मेंबर हैं तो 25 किलो मिलेगा, 5 किलो दाल मिलेगी। ये मिसगाइड केजरीवाल ने करने की कोशिश। लेकिन विदुड़ी साहब, ऐसा नहीं लगता है कि वो अगर राशन पहुंच नहीं पाया तो लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, और इसी वजह से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है दिल्ली से, बहुत बड़े पैमाने पर जा रहे हैं जो मजदूर हैं, उनका यही आरोप है कि खाना नहीं मिल पा रहा, काम धंधा है नहीं, सब कुछ बंद हो गया, तो इसलिए वो जा रहे हैं यहाँ से। फराज जी देखो, जिम्मेवारी सरकार की बनती है ना, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है उनको राशन देना, और राइट टू फूड जो कानून है देश का, हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर बड़ा क्लियरली है कि हर सरकार की कर्तव्य है, ड्यूटी है कि व्यक्ति को खाना दे। तो जिम्मेवारी किसकी थी? केजरीवाल साहब की थी। और रामविलास जी ने ट्वीट की है, कंडम करें केजरीवाल कि 1% खाना नहीं बांटा उन्होंने। अब 36,000 मीट्रिक टन अनाज दे दिया जाए और वो बंटे ना, तो केजरीवाल साहब कहीं ना कहीं शो करना चाहते थे। बार बार इस बात को कई चैनलों के माध्यम से बोला है, नहीं केंद्र ने हमें समय पे पीपी किट दिए, हमें ये दिया, हमें वो दिया है, वो कहने लायक भी नहीं है। क्योंकि केजरीवाल साहब ये राजनीति करने के लिए संजय जी को तो आगे बैठा सकते हैं, लेकिन अपनी मुंह से जबान से बोल कर दिखाया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी कोताही नहीं बरती। और ये एक ही विषय में सरकार ने डायरेक्ट लाभ नहीं दिया गरीब लोगों को। जो लेबर क्लास, जो कंस्ट्रक्शन के काम में अनऑर्गेनाइज लेबर है, उन लेबर के लोगों को भी 36,000 ऐसे परिवार हैं जिनको ये डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया उनके खाते में डालने के, 39,000 सॉरी, उनको डायरेक्ट परिवारों को दिया गया जी।
लेकिन बावजूद इसके पलायन तो बड़े पैमाने पर जारी है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा जो रूटीन लाइफ थी लोगों की वो आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी कुछ खुल गया है। तो अब जो फैक्ट्रियां खुलेंगी उनमें काम करने के लिए मजदूर नहीं बचेंगे, तो कैसे वो चल पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली से ज़्यादा मजदूर अगर पलायन करके जाएगा तो दिल्ली से वो संख्या 3-4 लाख 5 लाख से ज़्यादा नहीं बनती है। और 4-5 लाख मजदूर दिल्ली में प्रतिवर्ष जब फसल कटती है अपने गांव में जाते ही जाते थे जी, जाते ही थे। इस बारी उनको पलायन इसलिए भी करना पड़ा कि यहाँ पर केजरीवाल हमें खाना दे नहीं रहा है, हम भूखे हैं। हम अगर अपने गांव चले जाएंगे तो कुछ फसल भी कटवा सकते हैं, परिवार में भी रह सकते हैं। एक उनके अंदर ये अनसिक्योरिटी थी कि बीमारी लग गई तो अगर मरे भी तो अपने घर वाले परिवार के बीच में जाके मरे, यहाँ तो सुनने देखने वाले। ये 2-3 चीज़ की पैनिक फैल गए जो अवेयरनेस केजरीवाल को घर घर पहुँचानी चाहिए थी। अगर फैसिलिटी अस्पतालों की, बेडों की ठीक तरह से होगी तो लोगों में ये अनसिक्योरिटी ना फैलती कि हम घर में ही ना रह के मर गए तो हमारी बॉडी कौन उठाएगा, यहाँ तो वही दफना दिया जाएगा। तो 2-3 चीज़ ऐसी रही दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण, जिससे गरीब मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विदुर साहब, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जिस तरह से बता रहे हैं आप, तो लापरवाही और गरीब मजदूर पलायन भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें देश की अर्थव्यवस्था की, तो काफ़ी बुरी तरह से चरमरा गई है लॉकडाउन की वजह से। अब उसे वापस से पटरी पर लाना सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखो, चुनौती है, लेकिन भारत के 125 करोड़ लोग हैं, वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी आपने देखी है कि एक बार के लिए डॉक्टर अगर कुछ कहें तुमने ये लेना बीमारी में, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि शाम को मोमबत्ती जलानी है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई करनी है, तो पूरा देश एक मुश्त खड़ा हो गया, बगैर जाति, बगैर धर्म, बगैर भेदभाव के। तो देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी के अनुसार उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कि कोरोना से भी लड़ना है और देश को भी आगे ले जाना है। इसी मानसिकता के नाते धीरे धीरे लॉकडाउन अगर खोला भी जा रहा है तो लॉकडाउन खोलने के लिए जो 20 लाख हज़ार करोड़ का पैकेज दिया गया है वो कहीं ना कहीं लघु उद्योग में रहने वाले लोगों को 1 साल तक इंटरेस्ट फ्री उनको लोन दिया जा रहा है। विपक्ष इसको नेगेटिविटी के तौर पे फैलाना चाहता है कि वो तो लोन है। अरे बगैर इंटरेस्ट के उनको कोई किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा, कोई अपना काम अगर शुरू करेगा। और उन लोगों को जो 2 महीने 3 महीने प्रोडक्शन नहीं हुआ है, जो उनको थोड़ा बहुत घाटा हुआ है, अब उनको सरकार से अगर लोन मिल जाएगा 10 करोड़ तक का लोन अगर लघु उद्योग में दे दिया जाएगा तो प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाएंगे और उसके मन में चिंता नहीं रहेगी कि मुझे ब्याज देना है। उनको एक तरह से 1 साल के लिए अपना पैसा सरकार ने दे दिया है। तो इकोनॉमी भारत की बड़ी तेजी के साथ में, जिस तेजी के साथ में डाउन आई है उससे तेजी के साथ में ऊपर आएगी 6 महीने के बाद, देखना आप। अभी थोड़ी साहब, लॉकडाउन 4 चल रहा है इस वक्त, 31 मई तक का ये है। हालांकि दिल्ली की बात करें और राज्यों की बात करें तो काफ़ी कुछ खोल दिया गया, लेकिन अब आगे का क्या प्लान है सरकार का? लॉकडाउन क्या 31 के बाद बढ़ेगा आगे या बस? नहीं, ये तो हालात देखने के बाद कहा जा सकता है। अभी इसकी प्रोटेक्शन ठीक तरह से नहीं की जा सकती। अगर पेशेंट इसी प्रकार से बढ़ेंगे, रेड जोन एरिया ज़्यादा बढ़ेगा, तो हो सकता है राज्य की सरकार अगर मांग करेंगी तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट उसी हिसाब से निर्णय लेगी। ये राज्यों के ऊपर प्रधानमंत्री ने छोड़ा है। जो स्टेटों को अपनी स्टेट को स्मूथली ठीक चलाने में सहूलियत हो, केंद्र उनके साथ उस प्रकार का व्यवहार करेगी। अभी भी अधिकतर राज्यों ने डिमांड रखी थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, तो उसी रणनीति के तहत लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। अगर राज्य कहेंगे कि हम कंट्रोल करने के लिए सक्षम हैं, केंद्र से हमें इतनी और मदद चाहिए, तो वो केंद्र की मदद देने के बाद राज्य सरकारों को लॉकडाउन के निर्णय उसी अनुसार होंगे। उसके लिए पहले से कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में काफ़ी कुछ खोल दिया गया, तमाम सरकारी प्राइवेट दफ्तर खोल दिए गए, अब पहले जैसा नहीं रहा, हाफ, मेरे ख्याल से 50% खुल ही गया होगा। तो क्या दिल्ली सरकार तैयार है इससे निपटने के लिए? दिल्ली सरकार तो पहले भी तैयार नहीं थी, आज भी तैयार नहीं है दिल्ली सरकार की अगर आप बात करेंगे तो जी। और आज 50% नहीं खुला है, 70% दिल्ली में खोल दिया केजरीवाल साहब ने। कितनी मार्केटें हैं जो ऑड इवन के अनुसार खुल रही हैं? आप बड़े बाज़ारों को छोड़ दो, चाहे कनॉट प्लेस हो, चाहे चांदनी चौक हो, पहाड़गंज हो, सदर बाज़ार हो। लेकिन अब अगर आप शहरों में जाएंगे, रूरल बेल्ट के अंदर जाएंगे, तो छोटे छोटे जो बाज़ार हैं कॉलोनियों के अंदर, वो कौन सा ऑड इवन के माध्यम से खुल रहे हैं? कौन सा चेक बैलेंस केजरीवाल साहब के पास है? कुछ नहीं है। राम भरोसे केजरीवाल साहब ने दिल्ली को छोड़ा हुआ है। अभी भी आप छोटे छोटे बाज़ारों में जाएंगे, स्पेसिफिक किसी बाज़ार का नाम लूँगा तो वहाँ के लोग नाराज़ हो जाएंगे कि हमारे को आपने टारगेट किया गया है। लेकिन जाएंगे तो 80 से 90% बाज़ारों में दुकानें खुल गई हैं, खुल रही हैं वो दुकानें। ऑड इवन के अनुसार कोई दुकानें नहीं खुल रही हैं। जब आप कह रहे हैं कि सरकार की ना पहले तैयारी थी ना अब है, उसके बावजूद भी 70 से 80% सब कुछ खुल गया, तो क्या केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है? क्या केंद्र की तरफ से कहा नहीं जा सकता है दिल्ली सरकार को कुछ पाबंदी? फेडरल सिस्टम है, इस फेडरल सिस्टम के अंदर अगर कहीं कोई जरा सी भी बात कही जाएगी तो केजरीवाल जी जो भोला भाला चेहरा है और दिल उसका बेईमान है, उस भोले भाले से चेहरे को सामने ला के बैठा देते हैं
और आंखें बैठाने के बाद रोना पीटना शुरू कर देते हैं। गरीब आदमी सोचते हैं शायद इसको काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो अब गरीब आदमियों को भी लगना चाहिए कि भाई फ्री में बस राइडिंग इसने दी थी हमें, और फ्री में 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, मुख्यमंत्री बना दिया, तो हमारी जान की भी रक्षा सिंसियरिटी के साथ में करेगा नहीं करेगा। तो पानी तो दिल्ली में पहले से ही फ्री था जी। जो गरीब लोग हैं अब उन्होंने पानी फ्री किया है, तो पैसे वालों का फ्री किया है, वरना जो अनियमित कॉलोनी है, जे क्लस्टर्स हैं, दिल्ली के गांव हैं, उन जगह तो पानी पहले से ही दिल्ली में फ्री है, कभी उनके बिल दिए ही नहीं जाते थे, कोई केजरीवाल ने फ्री नहीं किया। लेकिन जैसे सिसोदिया साहब ने एक नौटंकी की, स्कूलों में हमने अच्छा काम किया, स्कूलों के रिजल्ट डाउन आ गए, और जिन लोगों के बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते 40% ऐसे लोग थे, वो भी कहने लगे हाँ स्कूलों में तो अच्छा काम किया। जब उनसे पूछे आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी में, नहीं मेरे तो नहीं पढ़ते, तुम कैसे कह रहे हो। तो एक परसेप्शन क्रिएट कर दी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। तो वो खिलाड़ी टाइप के, चतुर टाइप के लोग हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। तो इसीलिए केजरीवाल साहब को सरकार में बनाया है तो उनको छूट तो देनी पड़ेगी, लेकिन अगर हालात इमरजेंसी से पैदा हो जाएंगे तो फिर केजरीवाल साहब के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। अभी इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हुए नहीं है, होंगे तो फिर तो मुझे लगता है फिर तो सरकार को सोचना भी पड़ेगा, कोई दिल्ली के लोगों को मरने थोड़ी दिया जाएगा जी। जाहिर सी बात है, दिल्ली राजधानी है देश की। इसके अलावा विधूड़ी साहब चलिए उत्तर प्रदेश की तरफ थोड़ा चलते हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश में ये बस का पूरा मामला हुआ, प्रियंका गांधी ने बाकायदा 1000 बसें भेजने की पेशकश की, पूरा पॉलिटिकल ड्रामा सबने देखा, पिछले कई दिन से चल रहा है। तो क्या माना जाए, क्या यूपी सरकार बसें भेजने में सक्षम नहीं थी, मजदूरों को बुलाने में सक्षम नहीं थी, जो कांग्रेस को ही करना पड़ा? नहीं, यूपी सरकार ने सबसे पहले डिसीजन लिया है। अगर देश के अंदर सबसे पहला कोई डिसीजन हुआ है तो कोटा के अंदर छात्रों को बुलाने का काम योगी जी ने बसें भेजकर मंगाया था जी। प्रियंका जी ने वहाँ राजनीति करने की कोशिश की, फिर जब उनके सेक्रेटरी ने उनको चिट्ठी लिखी कि आप हमें बसों की सूची भेज दें, तो राज्यों के पास जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, तो किस बॉर्डर पर कितनी बस चाहिए तो राज्य सरकार तय करेगी। ये प्रियंका गांधी तो तय करेगी नहीं कि 500 बस खड़ी कर दें यहाँ डीएनडी पर ले जाकर कालंदी कुंज में। तो दिल्ली से जाने वालों की संख्या अगर सपोज करो 5 या 10 हज़ार ही है, और राजस्थान से आने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो उन बॉर्डर पर जरूरत पड़ेगी, और राजस्थान बॉर्डर पर जरूरत नहीं पड़ेगी, पंजाब के बॉर्डर पर जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से, और फिर नौटंकी देखिए आप कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप वेग में आपने स्कूटर के नंबर, 3 व्हीलर के नंबर, ऑटो के नंबर, वही जो लालू ने चारा घोटाले में किया, वही प्रियंका जी ने, कांग्रेस ने उसमें किया। 1,500 बसों में से 250 बसों के तो नंबर ही स्कूटर ऑटो के मिले थे नंबर आने के बाद जी। तो इस प्रकार से उनकी सिंसियरिटी इस बात को बताती है। और कांग्रेस अगर इतनी चिंतित थी, प्रियंका को इतनी ही बहुत ज़्यादा गरीब लोगों के प्रति सिंपैथी थी, तो उत्तर प्रदेश के लोग राजस्थान में थे, अरे राजस्थान से 500 बस भेज के मंगवा लेते, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती योगी जी को बसें देने के लिए। आप राजस्थान में तुम्हारी सरकार, मध्य प्रदेश में तो रही नहीं, लेकिन पंजाब में तुम्हारी सरकार कांग्रेस की सरकार है, केरल में तुम्हारे अलायंस की सरकार। तो इस प्रकार के जो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी, प्रियंका जी वहाँ भेज देती 500 बस, अपने मुख्यमंत्री से कहती इनको योगी जी से बात करके और डायरेक्ट बस से सैनिटाइज करो और भेज दो। तो वो कह रही थी योगी जी मेरे से बस ले लो, अपने ही राज्यों को भेज देती, बाकी राज्यों को तो योगी जी अपना आप संभाल लेते, सक्षम है। नहीं विधूड़ी साहब, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अगर भेज भी दी थी उन्होंने, तो आखिर रोक क्यों दिया गया? सरकार उनमें मजदूरों को वापस बुला लेती। बहुत ड्रामा देखा गया, बॉर्डर पर खड़ी हुई थी बसें, बहुत लाइन लगी हुई थी। देखो, जब जिसकी जिम्मेवारी होती है ना, अगर बस के पास परमिट नहीं है, बस फिट नहीं है, और किसी बस को 2 महीने 1.5 महीने तक चेक ही नहीं किया गया, बस भर के जारी होती और बस का टायर निकल जाता, जब तक उनकी जांच ना हो पाए, उनकी जिम्मेवारी कोई ना ले, तो बसों की फिटनेस होनी चाहिए थी। बसों का इंजन अगर ठीक है नहीं है, वो रास्ते में सीज ना हो जाए, ऑयल है नहीं है, तो फिटनेस के बाद अगर बसों के नंबर दिए जाते कि हम तो कम से कम, फिर राज्य सरकार उसकी जिम्मेवार ना होती। अब कल को फिर क्या कहते, आप ही मीडिया के लोग कहते चलो कांग्रेस ने तो बस भेज दी थी, योगी को देखना चाहिए था बस में अगर कमी थी तो बस क्यों टायर फट गया, उसका बस का टायर क्यों कमजोर था। तो फिटनेस सर्टिफिकेट उनसे मांगा था 3 दिन के अंदर कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट भी दो कि कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो कांग्रेस उसकी जिम्मेवारी ले। और रणनीति के तहत भी देखो, कांग्रेस तो हमेशा से राजनीति लोगों की मौत पे और उनके साथ करती चली आई है, जैसा फिल्मों में दिखाते रहे हैं। ये अगर इमोशंस के तहत राजनीति करते होते तो देश की हालत ये ना होती। हो सकता है कि किसी रणनीति के तहत किसी बस में ऐसी कोई स्थिति हो जाती और कहीं मिसहैपनिंग हो जाती तो कौन जिम्मेवार होता फिर। तो इसलिए सरकार ने कहा था फिटनेस, हमें बसों की फिटनेस करके तैयार करके दीजिए, हम उनको यूज़ करेंगे। बसों को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे विश्वास कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर। चलिए विधूड़ी साहब, ये तो राजनीति की बातें हो गई। अब हमारे दर्शकों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना का दौर चल रहा है, ऐसे में क्या करें, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, संदेश हमारे दर्शकों के लिए?
देखो फराजी, जनसत्य के सभी दर्शकों को मैं निवेदन करना चाहूँगा, कोरोना वायरस का इलाज है नहीं, इसकी कोई वैक्सीन दवाई बनी नहीं है। आप लोग अपनी जिम्मेवारी समझकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। आप लोग कहीं भी हाथ को टच करें तो मुंह पे ले जाने से पहले हाथ को जरूर साबुन से 20 सेकंड तक धोएं। अगर आप डिस्टेंस बनाकर रखेंगे 2 गज का, तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस किसी को इफेक्ट कर ही नहीं सकता। ये बीमारी जुकाम, खांसी उसकी तरह नहीं है कि हमारे अंदर के पार्ट्स में इन्फेक्शन होने से होती है। ये बीमारी को परोस के हम कहीं से लाएंगे तो हमारे घर में घुसेगी। तो हम सब लोगों से मेरा हाथ जोड़कर ये विनती है सभी आपके दर्शकों से कि वो इस बात के लिए एहतियात बरतें कि अपनी जिम्मेवारी समझते हुए खुद कहीं दुकान पर जाएं, मार्केट में जाएं, अपनी जिम्मेवारी समझें। अपनी जान के साथ में सौदा ना करें कि मैं 5 मिनट पहले सामान ले लूँगा या कल को मेरे को ना मिले 200-300 रुपये की चीज़ मेरे जाने से पहले सामान, इसकी चिंता ना करें, वो थोड़ी बाद में भी मिल जाएगी। पेशेंस और धैर्य के साथ में लोग काम लें। चलिए रमेश बिधूड़ी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे बीजेपी के सांसद जिन्होंने बताया कि किस तरह से आपको एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कोरोना से आप बच सकते हैं, कोरोना से आप दूर रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी कुछ चल रहा है अभी देश में, किस तरह से सरकार अर्थव्यवस्था के पहिए को वापस पटरी पर लाने की तैयारी कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हमारे और वीडियोज़ देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।